नमस्कार दोस्तों, शोध की इस रोचक यात्रा में फिर से आपका स्वागत है। आज हम अनुसंधान में मूल्यांकन इसकी चर्चा करेंगे और यह इस क्रम का दूसरा वीडियो है। तो चलिए, मूल्यांकन क्या होता है ये तो हम लोग पिछले वीडियो में समझा। अब हम लोग समझते हैं कि मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है। वैसे तो शोध में कई प्रकार से मूल्यांकन संभव है, लेकिन सबसे बुनियादी रूप से दो प्रकार के मूल्यांकन की बात की जाती है। एक निर्माणात्मक या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और दूसरा योगात्मक या समेटिव इवैल्यूएशन। तो ये है क्या, जैसा कि आप देख रहे हैं, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, निर्माणात्मक या फॉर्मेटिव किसी चीज़ को बनाने से संबंधित है। तो मूल्यांकन की जा रही वस्तु को मजबूत या सुधारता है इस प्रकार का मूल्यांकन। जैसे कि कोई चीज़ किस तरह से, कोई घटना है, कोई प्रोग्राम है, कोई इंटरवेंशन है, कोई तकनीक है, कार्यक्रम है, वो किस तरह से उत्तरोत्तर वो घटित हो रही है। आप किसी प्रॉब्लम को डिफाइन करना चाहते हैं, उसको परिभाषित करना चाहते हैं, तो उसमें परिभाषित करने में किन चरणों से होकर गुजरेंगे, जो चरण हैं उसको परिभाषित करने से संबंध में, इसका संबंध निर्माणात्मक मूल्यांकन से है। ठीक है, फॉर्मेटिव समझ में आ रहा होगा कि ये निर्माण करना है। तो कोई कार्यक्रम या तकनीक कितने अच्छी तरीके से घटित हुआ, इसका कार्यान्वयन की गुणवत्ता क्या रही, कि क्वालिटी क्या रही डिलीवरी की, जो पूरा प्रक्रिया गुजरी वो कितने अच्छे से हो सकी। तो कहीं ना कहीं इसमें जो बैकग्राउंड कंडीशंस हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, संदर्भ की बात करें, या पर्सनल की बात करें, लोगों की या प्रक्रियाओं की बात करें, प्रोसेसेस की, या इनपुट की बात करें, तो ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की ओर ले जाती हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इन्हीं को खंगालने का काम करता है कि जब आप इस स्तर पर आकलन करते हैं कि कोई चीज़ घटित हुई तो किस तरह से घटित हुई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो फोकस है, जो जिसे हम केंद्र पे रख रहे हैं, वो कोई चीज़ कैसे अस्तित्व में आ रही है, अस्तित्व में आने के बाद परिणाम क्या हुआ, ये हम शायद इंटरेस्टेड नहीं हैं इसमें। ठीक है, वो कैसे घटित हुई इसमें हम इंटरेस्टेड हैं, फॉर्मेटिव। किसी वस्तु के प्रभाव या परिणामों की जब हम जांच करते हैं तो ये कहलाता है समेटिव इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन, अब जैसा कि हम नॉर्मली क्या देखते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि कुछ जो है वो आरंभिक कारक हुए और कुछ प्रक्रिया हुई, और ये किसी कोई घटना जो है वो प्रभाव में परिवर्तित हुई। तो यहाँ तक की जब बात हम करते हैं तो ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का डोमेन है, और आउटपुट की बात करते हैं तो ये समेटिव या योगात्मक मूल्यांकन। देखिए, नाम ही है योगात्मक मूल्यांकन। आप किसी एंड तक पहुँच जाते हैं तभी आप सम करते हैं, ऐसे ही आप सम नहीं करते चलते। समेटिव इवैल्यूएशन वास्तव में आप किसी चीज़ के अंत पे जब पहुंचते हैं तो मिला जुला क्या प्रभाव रहा, क्या परिणाम रहा, इसकी जब आप चर्चा करते हैं तो वो योगात्मक मूल्यांकन या समेटिव इवैल्यूएशन कहलाता है। निश्चित कार्यक्रम या जो तकनीक है, जो आपने प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उसके बाद क्या हुआ, किसी कार्यक्रम अपने लक्ष्य तक पहुंच सका या नहीं पहुंच सका, और बड़े ही व्यापक रूप से केवल तात्कालिक लक्ष्य परिणामों से परे कारण कारक के समग्र प्रभाव का निर्धारण। समग्र प्रभाव का मतलब क्या हो गया कि देखिए, कुछ तो होगा जो कि आप चाहते थे कि घटित हो, जिसे इंटेंडेड कहा जाता है। इंटेंडेड, जैसा हम चाह रहे थे वैसा हुआ कि नहीं हुआ, या जो यह प्रोग्राम कहता है, या ये जो व्यवस्था कहती है, जो ये वादा करती है, जो ये प्रॉमिस करती है, क्या उसको फुलफिल कर पाई। और ये तो इंटेंडेड हो गया, इसके अलावा कुछ अनइंटेंडेड या साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो वो क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वास्तव में मुख्य प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थी, लेकिन परिणाम स्वरूप ये भी देखने को मिला। तो जैसे कहा जाता है कि कुछ अंधेरे रोशनी के साथ आते हैं,
रोशनी आपका लक्ष्य था, लेकिन कुछ अंधेरे भी वो साथ लेके आए, यानी कुछ अपने साथ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस को भी लेकर आए। तो वस्तु से जुड़ी सापेक्ष लागतों का आकलन करना, ये बड़े ही जो है ऑब्जेक्टिव वे में कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से बात करता है कि ठीक है, आप शोध कर रहे हैं, आप कोई प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या हुआ। तो फ़ायदा को जो है अगर हम धन के संबंध में बोल सकें, उसको इस रूप में कि इसकी लागत इतनी आई और इसके वैल्यू जो क्रिएट हुई है जो इसमें, वो इतना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये योगात्मक आकलन का ही विषय है। अब हम लोग दोनों तरह के मूल्यांकन में कई अन्य तरीके के मूल्यांकन शामिल हैं, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेटिव की बात कर लें, निर्माणात्मक। इसमें है आवश्यकता का आकलन, या इसे कहा जाता है नीड इवैल्यूएशन। ये निर्धारित करता है कि कार्यक्रम की आवश्यकता किसे है और वो आवश्यकता कितनी बड़ी है और आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या काम किया जा सकता है। तो निर्माणात्मक जो आकलन है वो नीड एनालिसिस से शुरू होता है। किसे उस प्रक्रिया की, उस प्रोग्राम की ज़रूरत है, वो कौन है, ये ज़रूरत कितनी बड़ी है और उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें आप कहते हैं नीड असेसमेंट या नीड इवैल्यूएशन के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद आप मूल्यांकन, योग्यता मूल्यांकन करते हैं, यानी कि इसमें आप कहीं ना कहीं कि क्या मूल्यांकन संभव है कि नहीं है। ठीक है, कि किसी दी हुई परिस्थिति में क्या मूल्यांकन हर जगह किया जा सकता है। अगर हम इस तरह से बात करें कि क्या मूल्यांकन हर जगह किया जा सकता है, तो एक फिजिबिलिटी होती है इवैल्यूएशन की भी, उसको जब हम तय करते हैं कि हाँ ये क्या सही होगा, और जो इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, वो इसको कैसे हेल्प कर सकते हैं, किस प्रकार से इसको एक आकार देने में मदद कर सकते हैं, इसकी चर्चा की जाती है। तीसरा जो प्रकार है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का, वो स्ट्रक्चर्ड कंसेप्चुअलाइजेशन है। बहुत कुछ जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट मैपिंग में आपसे चर्चा की कि कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या करती है, कि किसी चीज़ को पहले डिफाइन करती है कि कोई चीज़ डिफाइन क्या है, फिर इसके पार्टिसिपेंट्स कौन हैं, किन लोगों के ऊपर ये लागू होगी और इसके संभावित परिणाम क्या होंगे। तो प्रोग्राम को डिफाइन करना, उसके लक्ष्यों को परिभाषित करना, उसके पार्टिसिपेंट को परिभाषित करना, मतलब एक एक पूरी चीज़, अवधारणा जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उसका एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। ये उसके हम संरचित संकल्पना या स्ट्रक्चर्ड कंसेप्चुअलाइजेशन को हम, ये वास्तव में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का विषय है। ठीक है, और कार्यान्वयन का मूल्यांकन, जो इम्प्लीमेंट इवैल्यूएशन जिसे कहा जाता है, कि कोई चीज़ हुई तो कितना अच्छे से इम्प्लीमेंट हुई। किसी चीज़ का थियोरेटिकल एस्पेक्ट या सैद्धांतिक रूप से होना एक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन दूसरी बात है, तो कितने अच्छे से वो इम्प्लीमेंट हो सका, ये भी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के ही अंतर्गत आता है। इसी तरह से प्रक्रिया मूल्यांकन या प्रोसेस इवैल्यूएशन, कि पूरा प्रोसेस किस प्रकार से ठीक रहा कि नहीं रहा। ठीक है, तो इसकी जांच करता है ये। चलिए योगात्मक मूल्यांकन पर आते हैं। योगात्मक मूल्यांकन जो है वो आउटकम इवैल्यूएशन की बात करता है, कि जो निश्चित, जो परिभाषित लक्ष्य थे, परिणामों पर उनका स्पष्ट प्रभाव डाला है उस कार्यक्रम या प्रौद्योगिकी, कोई टेक्नोलॉजी है, कोई प्रोग्राम है, कोई इंटरवेंशन है, तो जो हमारे लक्ष्य थे उन पर उनका प्रभाव दिखाई दे रहा है। अगर है तो इसको हम कहेंगे आउटकम इवैल्यूएशन। ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि कोई विद्यालय है वो अपनी गुणवत्ता बढ़ाना चाह रहा है, तो अगर वो कुछ लक्ष्य लेकर चल रहा है कि हमें एकेडमिक रिगर बढ़ाना है, लोगों को, स्टूडेंट्स जो हैं उनका रोज़गार के अवसर जो हैं वो और ज़्यादा सृजित करने हैं, तो कहीं ना कहीं ये आउटकम इवैल्यूएशन ही है। उस प्रोग्राम का क्या आउटकम है, तो क्या उस प्रोग्राम से जो लक्ष्य जिनकी वो बात कर रहा है प्रारंभ में प्रोग्राम, वहाँ तक पहुँच पा रहा है, तो ये आउटकम इवैल्यूएशन हुआ। आउटकम से
थोड़ा सा और व्यापक होता है इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, जिसमें आप समग्र रूप से उस कार्यक्रम की को इवैल्यूएट करते हैं कि इच्छित अपेक्षित अनपेक्षित समग्र रूप से हम सभी प्रकार की चीज़ों को देखते हैं कि किसी चीज़ का प्रभाव क्या हुआ। तो इसमें वांछनीय अवांछनीय दोनों ही चीज़ें आती हैं। और आखिरी जो तीसरी बात है वो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जिसमें हम लागत प्रभावशीलता और लागत लाभ का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो इसका कुल मिलाकर अगर हम किसी चीज़ को मूल्य के रूप में बदल सकें और उसको हम डॉलर वैल्यू, रुपी वैल्यू, कितना इस पर खर्च लगा और इसका कुल परिणाम क्या है, इसको अगर हम इन नंबर्स के रूप में अगर हम एक्सप्रेस कर सकें, इनको अभिव्यक्त कर सकें, बता सकें, तो वो भी एक प्रकार का समेटिव इवैल्यूएशन ही है। इसी तरह से ये दो और समेटिव इवैल्यूएशन के प्रकार हैं। इसे सेकेंडरी एनालिसिस, जिसमें हम नए प्रश्नों को हल करने के लिए मौजूदा डेटा की पुनः जांच करते हैं, तो रीअसेसमेंट एक प्रकार का करते हैं और उन तरीकों का उपयोग करते हैं जो पहले नियोजित नहीं थे। हम कुछ नए तरीके लगाते हैं उसको करने के, तो हम क्योंकि इससे क्या होगा कि एक रिसर्चर किसी ने अपने जो टूल्स हैं उसमें भी एक लिमिटेशन है, रिसर्चर की सोच अपने आप में एक लिमिटेशन है। तो बहुत सारी बातें हैं, अगर हम एक नई दृष्टि से उस चीज़ पे फिर से उसी डेटा को हम उठाएं और नए तरीके से उसको जांच करें, तो ये सेकेंडरी एनालिसिस कहलाता है। ये भी एक प्रकार का समेटिव इवैल्यूएशन ही है। और आखिरी मेटा एनालिसिस या मेटा विश्लेषण, तो किसी दिए हुए क्षेत्र में बहुत सी स्टडीज़ की जाती हैं और अगर आपका जो ये है कि हम जितने अध्ययन, कई अध्ययन के परिणाम हैं, हर अध्ययन का अपना एक परिणाम है, अनुमान है, इनको अगर हम एकीकृत कर दें, एक जगह ला दें, कुछ एक औसत की क्या इतने सारी स्टडीज़, 1000 स्टडी, 100 स्टडी, 200 स्टडी हमने देखी किसी दिए हुए क्षेत्र में, और कुल मिलाकर जो निचोड़ निकल रहा है मेटा एनालिसिस उसको कहलाता है कि उसका उन सारे परिणामों उन परिणामों का अध्ययन करके उन्हें एकीकृत करने का प्रयास, यानी कि मोटा मोटा क्या चीज़ निकल कर आ रहा है। ठीक है, हर अध्ययन जो है अपने आप में कुछ नई बात भी कह रहा होगा और हर अध्ययन और कुछ ऐसी बातें होंगी जो हर अध्ययन में कॉमन होंगी। तो वो कॉमन एलिमेंट क्या है जो सभी में है, वो एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है रिसर्च का। तो मेटा एनालिसिस वहाँ तक आपको पहुँचाता है। तो ये एक समेटिव इवैल्यूएशन का ही प्रकार है। किस तरह के प्रश्न हम पूछते हैं? हम मूल्यांकन प्रश्न और तरीके जो हैं वो फॉर्मेटिव रिसर्च में वो 4 तरीके के हो सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, समस्या या मुद्दे की परिभाषा और दायरा क्या है। इसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग, डेल्फी तरीके या हम इनपुट आउटपुट विश्लेषण आदि से कर सकते हैं। समस्या कहाँ है, कितनी बड़ी है या गंभीर है, इसको हम जो है एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं, है ना, सैंपल सर्वे ले सकते हैं, साक्षात्कार करा सकते हैं, एटसेट्रा। इसी तरह से समस्या को हल करने के लिए कार्यक्रम को कैसे वितरित किया जाना चाहिए, तो प्लानिंग पार्ट जैसे आपके कुछ मैनेजमेंट के टेक्निक्स हैं, PERT, CPM, सिमुलेशन, इसको हम यहाँ पर लागू कर सकते हैं। तो ये, और चौथा जो प्रश्न है वो है कार्यक्रम या प्रौद्योगिकी कितनी अच्छी तरह से वितरित की गई। वितरित यहाँ पर डिलीवरी शब्द बेसिकली है कि कैसे वो घटित हुई। गुणात्मक और मात्रात्मक निगरानी, ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है, MIS आदि का उपयोग करके हम कर सकते हैं। समेटिव में यही चीज़ हो जाएगी कि किस प्रकार का मूल्यांकन संभव है, मूल्यांकन संभव है भी या नहीं है, किस प्रकार का मूल्यांकन संभव है, और फिर कार्यक्रम या प्रौद्योगिकी की प्रभावशीलता क्या थी। समेटिव जो है वो ये 2 बातों पर आप देख सकते हैं। पहली बात तो ये है कि वांछित प्रभाव हुआ या नहीं हुआ। आप जो रिजल्ट तक चाहते थे कि कोई कार्यक्रम पहुंचाए, किसी आदत को बदलना है, समाज की एक बुराई है उसको आप दूर करना चाहते हैं, जैसे कि ये स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय बनाए गए, तो क्या वास्तव में उनका वांछित प्रभाव हुआ या नहीं हुआ। लोगों ने जो खेतों में
खुले में शौच करना बंद किया या नहीं किया। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। वांछित परिणाम हुए कि नहीं हुए? अच्छा, वांछित परिणाम हुए तो वास्तव में वो स्वच्छ भारत अभियान के कारण ही हुए, या कहीं ना कहीं आप उसको रिलेट कर सकें। ऐसा तो नहीं है कि अन्य स्रोत भी, चूँकि एक एजुकेशन बढ़ेगा और भी बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही हैं, तो क्या वो बैकग्राउंड वाला जो चीज़ें हैं वो इसको शेप करती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं? ये बात भी महत्वपूर्ण होती है कि क्या हम कहें कि जो हमें असर देखने को मिला है वो असर वास्तव में हमारे प्रोग्राम या इंटरवेंशन के कारण ही है, उसी के चलते हुआ है, किसी अन्य कारक उसका नहीं है, तो उसका कोई अन्य कारण नहीं है। तो ये बात जो है वो हम समेटिव रिसर्च में जानने की कोशिश करते हैं। और आखिरी बात समेटिव रिसर्च की होती है कि कार्यक्रम का शुद्ध प्रभाव क्या है, यानी कि हम इकोनोमेट्रिक मेथड या अर्थमितीय तरीकों से और या फिर कुछ क्वालिटेटिव तरीकों से अरिथमेटिक से हमको जो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि मूल्यांकन के रूप में, मतलब कि कितना लागत आई, इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम मॉनिटरी टर्म्स में बता पाएंगे। और गुणात्मक तरीके जो हैं क्वालिटेटिव, उससे इच्छित, अपेक्षित, अनापेक्षित प्रभावों को अगर हम कैसे बता सकें कि ये चीज़ थी, ये कार्यक्रम के चलते ये चीज़ें अच्छी हुई और ये चीज़ें जो थी वो एक प्रकार के साइड इफ़ेक्ट के रूप में हुई, तो इसका अध्ययन भी हम समेटिव रिसर्च में करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।